फ्रेंड्स, आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए बीएड 4th सेमेस्टर का सिलेबस हम देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है परामर्श। तो परामर्श के बारे में हम पढ़ते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि परामर्श जो है वो प्रार्थी को अपनी समस्याओं के समाधान और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई वैज्ञानिक सुझाव की आवश्यकता होती है, जिसमें वह किसी परामर्शदाता से, जैसे कि शिक्षक ही हो गए, ठीक है, अपनी परामर्शदाता से तर्क वितर्क करता है, पूछताछ करता है, परस्पर अपने विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं, जिसमें प्रार्थी को सुझाव प्राप्त होता है अपनी समस्या समाधान के लिए। तो इसे ही हम परामर्श का नाम देते हैं। मतलब परामर्श सुझाव की तरह ही होता है, लेकिन इसमें प्रार्थी अपने जो भी उसे सुझाव मिलता है वो उस पर तर्क वितर्क करता है। वो कहता है कि वो ऐसा है तो क्यों होगा, अगर ये मेरे लिए सही है या गलत है तो ये क्यों है, कैसे है, इस तरह के वो तर्क वितर्क करता है। तो ऐसे सुझावों को ही परामर्श कहा जाता है। वेस्टर शब्दकोश के अनुसार बताया गया है कि परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, परस्पर तर्क वितर्क या विचारों का परस्पर विनिमय है। मतलब वेस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, परस्पर तर्क वितर्क या विचारों का परस्पर विनिमय होता है। इरिक्सन कहते हैं कि परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है। परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं और अपनी आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायतार्थ के लिए जाता है, मतलब सहायता के लिए जाता है। तो इस तरह से हमने परामर्श का अर्थ समझा, उसकी परिभाषाएं देखी। आगे हम देखते हैं परामर्श के बारे में कि क्या क्या हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे इसके बाद परामर्श के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मैकडेनियल और सेफिल ने परामर्श के कुछ सिद्धांत बताए हैं। जिसमें पहला है स्वीकार्य सिद्धांत, जो आप इधर ऊपर देख रहे हैं। स्वीकार्य सिद्धांत अनुमोदन का सिद्धांत। तो तीसरा है अनुकूलन का सिद्धांत, स्वशिक्षण का सिद्धांत, फिर सम्मान का सिद्धांत, समान विचारों का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन और स्वनिर्देशन का सिद्धांत होता है। मतलब मैकडेनियल और सेफिल बताते हैं कि परामर्श के सिद्धांतों के अंतर्गत हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे स्वीकार्यता का सिद्धांत, परामर्श जो दिया जा रहा है उसे स्वीकार्य होना चाहिए। अनुमोदन का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, स्वशिक्षण का सिद्धांत, सम्मान का सिद्धांत, समान विचारों का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन और स्वनिर्देशन का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं परामर्श के क्षेत्र क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, तो मैं आपको इसके कुछ फैक्ट ही बताऊंगी, ठीक है, जिसके बारे जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने के समय आपको ये काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो परामर्श के क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि पहला है साक्षात्कार करना, समस्या के समाधान में सहायता करना, अभिभावक और व्यावसायिक संगठनों से संपर्क, वार्तालाप का आयोजन करना, छात्र संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना, अग्रिम शिक्षा व विद्यालय से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करना, परीक्षण की सुविधा, व्यवसाय और वृत्तियों की सूचना का संग्रह, ये सभी परामर्श के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। तो कुछ प्रमुख कौशलों के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से हैं। पहला है संबंध, दृढ़ता, विनिमय का कौशल, मतलब विचार विनिमय का कौशल, सुनना, प्रश्न पूछना, अनुक्रिया करना, परामर्श साक्षात्कार करना। ठीक है, ये है परामर्श की सफलता के लिए कौन कौन से कौशल होने चाहिए। तो पहला संबंध, दृढ़ता, विचार विनिमय, सुनना, प्रश्न पूछना, अनुक्रिया करना और परामर्श साक्षात्कार। ठीक है, परामर्श साक्षात्कार के लिए हम कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ता है, कुछ चरणों का पालन करना पड़ता है, जो कि हम यहाँ देखेंगे। पहला है तैयारी, समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या का समाधान, समापन और मूल्यांकन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि परामर्श की विधियाँ, परामर्श के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसको प्रविधियाँ भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको प्रविधियाँ या फिर विधियाँ के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले देखते हैं, एक होता है मौन धारण, फिर स्वीकृति, पुनरावृत्ति, स्पष्टीकरण, सारांश स्पष्टीकरण, मान्यता, सामान्य बढ़ावा, विश्लेषण, विवेचना, परित्याग, विश्वास और वायदा। ठीक है, ये हैं परामर्श की विधियाँ। अब परामर्श के प्रकार के बारे में हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं।
फ्रेंड्स, परामर्श के प्रकार के बारे में हम यहाँ देखते हैं। ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली परामर्श 3 तरह के होते हैं। एक होता है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा है अनिर्देशात्मक, तीसरा होता है समन्वित परामर्श, ठीक है। निर्देशात्मक परामर्श को आदेशात्मक परामर्श भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रार्थी होता है, प्रार्थी का मतलब है जिसे परामर्श चाहिए, ठीक है। तो जो प्रार्थी होता है, इसमें प्रार्थी के साथ तर्क वितर्क नहीं किया जाता है। शिक्षक ने या परामर्शदाता ने जो मतलब विद्यार्थी की समस्या सुनी और उसके ऊपर जो उन्होंने समाधान दिया, विद्यार्थी को वही मानना पड़ता है, वो उसमें तर्क वितर्क नहीं करता है। इसमें जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य जिसमें इस पर सेंट्रलाइज्ड जो पॉइंट है वो है निर्देशक, मतलब जो परामर्शदाता है वो प्रमुख होता है, ठीक है। दूसरा हम अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में देखते हैं कि जो अनिर्देशात्मक परामर्श है, इसमें प्रार्थी को तर्क वितर्क करने का अधिकार होता है। इसमें जो परामर्शदाता है वो ऐसा वातावरण का निर्माण करता है कि वो जो भी सुझाव दे, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से उस पर अपना निर्णय ले सकें, उसमें वो तर्क वितर्क कर सकें और अपने अकॉर्डिंग वो अपना निर्णय ले सकें, ठीक है। स्नाइडर ने इसके मतलब अनिर्देशात्मक परामर्श के कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि जीवन लक्ष्य में स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकतम संतोष मिलना चाहिए, इससे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें समायोजन समस्या को लेकर के समाज को लेकर के इन सब चीज़ों में वो समायोजन के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इस तरह की उन्होंने विशेषताएं स्नाइडर ने बताई हैं। तीसरा है समन्वित परामर्श, ठीक है। जो समन्वित परामर्श होता है वो निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों का मध्यम वर्गीय होता है, मतलब दोनों की विशेषताओं को ही ध्यान में रख करके समन्वित परामर्श रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है, मतलब जो प्रार्थी है, वो पूर्णतया अपनी परिस्थिति और अपनी समस्या पे आधारित, मतलब ये जो परामर्श समन्वित परामर्श जो है वो मध्यम वर्गीय है और यह इसमें पूरी तरह से व्यक्ति की परिस्थिति और समस्या को ध्यान में रख करके ये परामर्श दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो निर्देशात्मक है, निर्देशात्मक से आदेशात्मक की ओर बढ़ते हैं, मतलब जो समन्वित परामर्श है उसमें निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। मिस ब्रैगडन ने परामर्श की आवश्यकता को लेकर के अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब अगर मिस ब्रैगडन के अनुसार पूछता है कि परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हम इस तरह से बताएंगे कि कठिनाई के समय विश्वसनीय और गोपनीय सूचनाओं की विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें परामर्श चाहिए। छात्रों को समस्याओं के प्रति सचेत करने के लिए परामर्शदाता के पास समस्या समाधान की सुविधा हो और प्रार्थी को उसकी आवश्यकता हो, तब परामर्श की मतलब काम करता है, वहाँ परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। जब छात्र अपनी समस्या किसी को समझाने में असमर्थ हो, तब परामर्श की ज़रूरत पड़ती है और पूर्ण समायोजन की स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, डसमूर और मिलर के अनुसार परामर्श के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो हम देखेंगे आगे कि समस्या समाधान में सहायक सूचनाओं और तथ्यों का संग्रह करना, व्यक्ति को उसकी सफलता के महत्व से अवगत कराना, समस्या समाधान हेतु योजना बनाने में छात्र की सहायता करना, छात्र व शिक्षक के मध्य पारस्परिक संबंध की भावना का विकास करना और छात्रों को शैक्षिक प्रगति हेतु प्रयास करने की प्रेरणा देना, ये परामर्श के उद्देश्य हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्ल रोजर्स ने आदेशात्मक परामर्श की कुछ विशेषताएं बताई हैं। क्या है? आदेशात्मक परामर्श की इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। कार्ल रोजर्स ने इन्होंने बताया कि जो परामर्श है उपबोध या प्रार्थी केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भावना तथा आवेग को महत्व दिया जाना चाहिए और उचित वातावरण होना चाहिए। मतलब कार्ल रोजर्स के अनुसार अनिर्देशात्मक परामर्श जो होता है उसके विशेषताएं हैं, उपबोध या प्रार्थी केंद्रित हो, भावना तथा आवेग को महत्व दिया गया हो और उचित वातावरण हो, ठीक है। अनिर्देशात्मक परामर्श के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि उपबोध की सत्यनिष्ठा का आदर, उपबोध के विचारों की भिन्नता के प्रति सहिष्णुता एवं स्वीकृति, मतलब उपबोध के विचारों के भिन्नता के प्रति सहिष्णुता एवं स्वीकृति, उपबोध के समग्र व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाए, उपबोध को स्वयं का तथा अपनी शक्ति को समझने का सामर्थ्य हो, ठीक है। ये हैं अनिर्देशात्मक परामर्श के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि कार्ल रोजर्स ने अनिर्देशात्मक परामर्श के कुछ सोपान बताए हैं। जैसे इन्होंने इधर आपने देखा कुछ सोपान दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है, व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या के साथ उपस्थित हो, अनुकूल विश्वसनीय वातावरण की रचना, प्रार्थी के नकारात्मक सकारात्मक भावों को व्यक्त करने व संगठित करके स्पष्ट करना, उपबोध की अंतर्दृष्टि का विकास, उपबोध द्वारा स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होना। ये है परामर्श मतलब अनिर्देशात्मक परामर्श के सोपान जो कि कार्ल रोजर्स के अनुसार बताए गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम निर्देशात्मक परामर्श व अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या क्या अंतर है। तो पहला हम देखेंगे भावात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अंतर होते हैं, समस्या हल करने की क्षमता के आधार पर अंतर है, परामर्श की केंद्रीयता को आधार बनाकर के अंतर, फिर समय को आधार बनाकर अंतर, संश्लेषण विश्लेषण के महत्व के आधार पर अंतर, ठीक है। फिर व्यक्तिगत परामर्श और उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं यहाँ पर हम देखते हैं। पैपिंस्की ने परामर्श को उपबोधक और उपबोध के मध्य व्यक्तिगत और आमने सामने के संबंध माना है। इनके अनुसार व्यक्तिगत परामर्श की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था, दूसरी है मध्य अवस्था, तीसरी अंतिम अवस्था और चौथी होती है अनुवर्ती अवस्था, ठीक है। जो प्रारंभिक अवस्था है इसमें छात्र से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, आत्मीयता स्थापित करना इसका काम है, ठीक है। फिर सहानुभूति, ठीक है, आत्मीयता स्थापित करने के अंतर्गत क्या क्या कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि है जैसे है यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सहानुभूति, आश्वासन, स्वीकृति, विवेचना, प्रश्न पूछना, भय और आश्चर्य, ये हैं आत्मीयता स्थापित करने के अंतर्गत मेन पॉइंट्स, ठीक है। फिर होती है प्रारंभ में औपचारिक व्यवस्था पर कम ध्यान दिया जाता है, अनुमोदन, वार्तालाप में समय जो समान समय की व्यवस्था है वो सब चीज़ें इसमें प्रारंभिक अवस्था में आती हैं। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं मध्य अवस्था, ठीक है। मध्य अवस्था के अंतर्गत अतः प्रेरक प्रश्न पूछना, निस्तब्धता का रचनात्मक उपयोग, सीमित सूचनाएं प्राप्त करना, उपबोध्य की भावनाओं को समझना, परामर्श पर उपबोधक का नियंत्रण, ठीक है। ये है मध्य अवस्था के कुछ पॉइंट्स। अंतिम अवस्था में आता है समय पर परामर्श कार्य समाप्त करने में कुशल होना, परामर्शी वार्तालाप से संतुष्टि, पुनः मिलने का समय निश्चित कर धन्यवाद सहित विदा करना। जैसे जो परामर्शदाता हैं वो विद्यार्थी की समस्या सुन ली और उस पर उन्होंने उनको सुझाव दिया और उनको इस तरह से उनसे विदा करना ताकि वो उससे संतुष्ट भी हो सके और उसे ये वादा करना कि हाँ तुम्हें फिर से अगर कोई परेशानी होती है तो आना, मेरे पास आना, मैं फिर से तुम्हारी मदद करूँगा। इस तरह से उसे निश्चित करना और धन्यवाद करके उसको क्या करना, विदा करना, ठीक है। कार्ल रोजर्स ने सामूहिक परामर्श के कुछ पहलू बताए हैं। फ्रेंड्स आगे सामूहिक परामर्श के बारे में मैं बताऊंगी। कुछ इन परामर्श के अलावा मतलब इन निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित परामर्श के अलावा भी कुछ परामर्श होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम देखते हैं इनके कार्ल रोजर्स के अनुसार सामूहिक परामर्श के कुछ उन्होंने पहलू बताए हैं, जैसे सांवेगिक परित्याग, अभिवृत्तियों का अन्वेषण, जागरूकता, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक और पारस्परिक संबंधों में सुधार, समूह और आत्मा का परिवर्तित विचार, नियंत्रित क्रिया की नवीन दिशा, ठीक है। ये सब इसमें पॉइंट्स आते हैं। फिर सामूहिक परामर्श के पहलुओं को व्यवहारिक रूप देने के क्या क्या सोपान हो सकते हैं। तो पहला है उपस्थिति, स्वीकृति, सुनना और अवलोकन करना, समस्या समाधान, मूल्यांकन व समापन प्रक्रिया, ठीक है। अब है परामर्शदाता। परामर्शदाता वह होता है जो परामर्श का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। परामर्शदाता कौन होता है, जो कि परामर्श का कार्य करता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसके केलर ने एक अच्छे परामर्शदाता के कुछ गुण या विशेषताएं बताई हैं, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। अच्छी आधारभूत मतलब कि बुद्धि होनी चाहिए उनकी, परामर्शदाता की एक अच्छी आधारभूत बुद्धि होनी चाहिए, तभी तो वो परामर्श दे पाएंगे। समृद्ध सामान्य ज्ञान होना चाहिए उनका,
गहरी विशिष्ट जानकारी हो विषय के संबंध में, उनको विशेष कौशल होना चाहिए, विशेष वैकल्पिक गुण उनके होने चाहिए। और स्टेफलर ने आगे और भी इन्होंने विशेषताएं बताई, स्टेफलर और स्टीवर्ट ने कुछ विशेषताएं इनकी बताई हैं, तो जिसमें हम देखेंगे नैतिक व्यवहार हो, लचीलापन हो इनके व्यवहार में, बौद्धिक योग्यता हो, स्वीकृति, सक्षम, संवेदनशीलता, नेतृत्व, जीवन दर्शन, स्वाध्याय एवं वह व्यक्तित्व, स्वाध्याय करने की मतलब आदत हो, उनकी क्षमता हो, और वह व्यक्तित्व उनका अच्छा हो, पारस्परिक संबंध, समायोजन, ये परामर्शदाता के गुण या विशेषताओं के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर परामर्शदाता के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं तो हम देखेंगे। प्रार्थी के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, शिक्षा व व्यवसाय के बारे में सूचनाएं संग्रह करना, साक्षात्कारों की व्यवस्था करना, संबंध स्थापित करना, भौतिक सुविधाओं का प्रबंध करना, स्थापन में सहायता करना, निःशुल्क परामर्श, उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव, भावी रोजगार, सहायता की सिफारिश, सुधार और विस्तार, व्यावसायिक समायोजन, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, परामर्शदाताओं के लिए नैतिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं तो हम देखेंगे नैतिक सिद्धांत में, परामर्शदाता के नैतिक सिद्धांत में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे निष्ठा, स्थिति में गोपनीयता, निष्ठा, स्थिति से अवगत कराना, गोपनीयता, आपातकालीन उपायों की जानकारी, सक्षम व्यक्ति से विचार विमर्श, निर्णय शक्ति, उत्तरदायी स्थितियों का पता लगाना, मनोवैज्ञानिक सूचनाएं, अभिलेख की उपयोगिता, संदर्भ प्रदान करना, अक्षमता का प्रदर्शन नहीं करना। ठीक है, अक्षमता जो बच्चे हैं या जो प्रार्थी है उसकी अक्षमता का प्रदर्शन नहीं करें, उस पर अच्छा परामर्श दें, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। विभिन्न संगठनों से संपर्क, दूसरे परामर्शदाताओं की आलोचना नहीं करना, ये हैं अच्छे परामर्शदाताओं के नैतिक सिद्धांत। ठीक है, अब है परामर्श के कुछ, आपने 3 तरह के परामर्श के बारे में पढ़ा है, एक है निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा परामर्श के बारे में भी हम देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो पहला हम देखेंगे नैदानिक परामर्श क्या होते हैं। नैदानिक परामर्श में हम देखेंगे इसमें समस्या का विश्लेषण व उसका उपचार बताने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्ति की असामान्य दशाओं और असामान्य जो व्यवहार होते हैं उनका निदान करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, उसी को नैदानिक परामर्श कहा जाता है। फिर मनोचिकित्सकीय परामर्श क्या होता है। स्नाइडर ने बताया कि मनोचिकित्सकीय परामर्श एक ऐसी नैदानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो रोगी है या जो प्रार्थी है जिसको समस्या हुई है के मानसिक अनुभवों और व्यवहार की असमानताओं का पता लगाया जाता है, ताकि उसके व्यक्तिगत या उसके व्यक्तिपरक अनुभवों को समझकर समस्या का पता लगाया जा सके व सटीक निदान किया जा सके। ठीक है, अर्थात जो मनोचिकित्सकीय परामर्श है वो रोगी की आंतरिक दुनिया को समझने का वैज्ञानिक और नैदानिक परामर्श है, ऐसा स्नाइडर महोदय बताते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे छात्र परामर्श क्या होता है। शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो सुझाव जो परामर्श दिया जाता है उसी को हम छात्र परामर्श कहते हैं। फिर देखेंगे नियोजन परामर्श क्या होता है। तो नियोजन परामर्श के अंतर्गत हम देखेंगे क्या होता है कि सही व्यवसाय या सही वृत्ति अपनाने के लिए जो परामर्श दिया जाता है उसे नियोजन परामर्श कहेंगे। फिर उसके अलावा कुछ परामर्श जैसे वैवाहिक परामर्श होते हैं जो विवाह से संबंधित परामर्श दिए जाते हैं। व्यावसायिक और जीविका वाले परामर्श होते हैं जो व्यवसाय से संबंधित परामर्श दिए जाते हैं, मतलब हमें कौन से ऑक्यूपेशन अपनाने हैं, किस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो परामर्श हमें मिलते हैं उसको व्यावसायिक परामर्श या जीविका संबंधी परामर्श कहते हैं। एक होता है संग्रही परामर्श। संग्रही परामर्श को ही समन्वित परामर्श कहा जाता है। संग्रही परामर्श की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि इसमें लचीलापन हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, प्रविधियों में परिवर्तन हो सकता हो, परामर्शदाता हावी होने का प्रयास नहीं करे। ठीक है, और संग्रही परामर्श या समन्वित परामर्श के कुछ सोपान भी हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। समस्या की पहचान की जाए, पहले उसकी आवश्यक तैयारी की जाए, व्यक्ति के गुणों की पहचान की जाए, प्रविधियों का चयन किया जाए, विचार विमर्श हो, उस पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाए, फिर निर्णय निर्माण किया जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निर्देशात्मक परामर्श के कुछ गुण और कुछ दोष भी होते हैं जो हमने पीछे अध्याय में पढ़ा।
मतलब इसी चैप्टर में पीछे हमने पढ़ा है इसी वीडियो में निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित परामर्श। तो यहाँ आपने संग्रही या समन्वित परामर्श के बारे में देखा, अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में भी आप देख चुके हैं। अब हम निर्देशात्मक परामर्श के कुछ गुण हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं कि व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक सहायता प्रदान करना, कम समय में अनेक क्रियाएं संपन्न करना, प्रार्थी की अपेक्षा समस्या पर अधिक बल दिया जाता है, प्रार्थी की सहायता इसमें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। निर्देशात्मक परामर्श के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे परामर्शदाता इसमें अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं कभी कभी, क्योंकि समस्या समाधान की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति जो प्रार्थी है उसमें विचार विमर्श तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास नहीं हो पाने के चांसेस होते हैं। तो सदैव दूसरों पर निर्भर रहना, मौलिकता का विनाश होना, अवैज्ञानिक व प्रभावहीन परामर्श हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है, वो डिपेंड होता है परामर्शदाता के ऊपर। ठीक है। विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कुछ सोपान बताए हैं, जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फलानुमान और परामर्शदाता। ठीक है। आर्कबल के अनुसार परामर्श के कुछ तत्व होते हैं, परामर्श के कुछ तत्व हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि आर्कबल ने बताए हैं। पहला है, परामर्श में दो व्यक्ति संलग्न होते हैं, एक प्रार्थी होता है और एक परामर्शदाता होता है। दूसरा, परामर्श प्रक्रिया उद्देश्य छात्र को समस्या समाधान करने के योग्य बनाना, मतलब परामर्श प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो छात्र को उसकी समस्या समाधान करने के योग्य बनाना है। परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य होता है। विलियम पोर्टर के अनुसार परामर्श के कुछ तत्व आगे आपको दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।